हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं एक एमसीक्यू की सीरीज लेके, अलग से मतलब एक चैप्टर लेके आ चुके हैं। कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा था ना, हमने उसके क्वेश्चंस करे हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यू पढ़ाए हैं। जिन बच्चों को कैलकुलस डिफिकल्ट लगती है, जाके देखो। एमसीक्यू तो कम से कम पक्के करो, क्योंकि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कैलकुलस में से भी। ठीक है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करवा देंगे। बाकी प्लेलिस्ट और पीवाईक्यूज तो वैसे भी हमने चैनल पर डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो वीडियोस। आज की वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके एमसीक्यूज पढ़ेंगे इसके। और फिर आपका कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, वो कवर हो जाएगा आपका एमसीक्यू पर। ठीक है ना, बाकी पीवाईक्यूज आप जाके देख सकते हो। कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, वो भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, चैनल पर डली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ज्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे, पेपर के बाद करेंगे आपसे बातें, है ना। तो पेपर के बाद हम बातचीत करेंगे आपसे। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है। एज इट इज भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइम पर अगर हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं आपका टाइम वेस्ट करेंगे हम, कि आप ये वीडियो देख के जाओ और आपका कोई फायदा ना हो। ठीक है ना, तो ये फायदा होगा जरूर आपका इससे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन x माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, या तो आप इसमें डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगा दो, बाय पार्ट से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, बाय पार्ट से भी हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ पा रहा कि क्या करें, तो बाय पार्ट्स लगा दो, सिंपल। ठीक है जी। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, माइनस एक्स को टी पुट करो, ये हो जाएगा माइनस का dx इक्वल टू dt। तो यहां से dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt। यहां पर पुट करोगे तो x की जगह पर हम माइनस टी लिख सकते हैं ना, यहां पर देखो, और माइनस वन, और e की पावर t dt। क्लियर है इतनी बात। और ये जो माइनस dt था, तो वो माइनस बाहर आ गया, सिंपल। इतनी इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आती है ना। अगर जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन पढ़ी है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो उसको नहीं आएगा समझ। बट कोशिश करो समझने की। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, ट्राई करो। ठीक है ना, हार मत मानो कि यार कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ है छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐसा मत करो। समझने की कोशिश करो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। यहां से माइनस कॉमन बाहर लिया तो वो प्लस का हो गया, टी माइनस वन, टी प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर ई की पावर टी डी टी। अब आपको याद होगा एक स्पेशल फॉर्मूला होता था, जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये स्पेशल फॉर्मूले पे ही बना है। अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि e की पावर x साथ में है, और फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिया है साथ में, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x और फंक्शन प्लस में c। ठीक है, यहां पर भी देखो, e की पावर t, अब ये e की पावर x में था, तो ये e की पावर t में है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। t का डेरिवेटिव वन होता है, तो इसका मतलब ये fx है, इसका डेरिवेटिव यहां पर मुझे मिला हुआ है, और साथ में e की पावर t भी है। तो इसका मतलब ये स्पेशल फॉर्म बन सकती है। तो हम लिख सकते हैं e की पावर t और t प्लस में c। अब t को रिप्लेस कर दो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, माइनस का x प्लस c। आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है ना, सिंपल। अपने ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आ गई बात समझ में। ऐसे स्पेशल फॉर्म पर देखो, ये जो स्पेशल फॉर्म है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये करके जाना इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ध्यान से समझना कि क्या इस पे जब जहां पर e की पावर x बन जाए, तो वहां पर कोशिश करना कि स्पेशल फॉर्म बन रही हो, नहीं बन रही होगी डायरेक्ट तो बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स था, तो मैंने इसको भी लेके स्पेशल फॉर्म बना दी। अगर ये भी ना आए दिमाग में, तो सीधे आप इसको बाय पार्ट से भी कर सकते हो। ठीक है ना, बाय पार्ट्स आपको पता है, ये एलजेब्रा वाला पार्ट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हो जाएगा। तो एल ए ई वाला हम पढ़ते थे ना, लोगैरिथमिक, एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एलजेब्रा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल। तो बाय पार्ट्स लग जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 मार्क्स में सीबीएसई इजी ही देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है log x अपॉन x dx, ये बहुत सिंपल है। पुट कर दो
यहां से पुट कर दो log x को t, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, 1/x dx की जगह पर dt लिख देंगे और log x की जगह पर t आ जाएगा, तो t dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t की जगह पर रिप्लेस कर दो जो लेट पुट किया था। क्लियर है इतनी बात? प्लस में c। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख सकते हो आप अपना ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ऊपर x माइनस 1 है और नीचे x प्लस 4 है, अगर मैं ऊपर भी x प्लस 4 बनाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ से प्लस 5 और माइनस 5 करता हूं एक बार। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये वाली बात समझ में आई? इससे क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा मेरा x प्लस 4 और अंडर रूट में x प्लस 4 और यहां पर बचा माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस 4। ठीक है ना, अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है ना, अलग अलग हो गया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो देखो ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 की पावर 1 है और इन नीचे x प्लस 4 इसकी पावर हाफ है। तो मतलब हाफ पावर से ये 1 पावर कट जाएगी तो ऊपर हाफ पावर बचेगी। ठीक है ना, नॉर्मल एक्सपोनेंट्स यूज कर रहे हैं जो हम पढ़ते थे। तो यहां से अंडर रूट में x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 5 को बाहर निकालो, यहां से बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब देखो है ये वन मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपको अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपके माइंड में है, आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे करना है, तो आप इसका आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर दे सकते हो। ठीक है ना, 1 मिनट लगा दो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा कर दोगे। और मैंने कई बार आपको ये चीज करवाई है कि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लर्न कर लो, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है ना, अंडर रूट एक्स कह दो या अंडर रूट एक्स प्लस ए कह दो, अंडर रूट एक्स के साथ प्लस में माइनस में कुछ भी हो सेम ही चलेगा। कैसे बनता है ये, वही पावर रूल लगा है कि इसकी पावर हाफ है, फिर उसके बाद वो ये हाफ प्लस 1 और 1 नीचे भी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लर्न कैसे करना है हमें इसको, x की पावर 3/2 इसको ऐसे लर्न करो और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2 अंडर रूट एक्स, ये भी पावर रूल से बना है। ये अंडर रूट एक्स ऊपर जाके हो गया x की पावर -1/2, फिर पावर रूल लग गया। तो पावर रूल ही लग रहा है, बट डायरेक्ट लर्न करोगे ना आपको तो आपकी स्पीड बन जाएगी इंटीग्रेशन में। तो इसका हम यूज करेंगे यहां पर भी। अब अंडर रूट एक्स लिखा है, चाहे यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस 4 हो जाए, बात एक ही है सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, 2/3 एक्स प्लस 4, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, साथ में -5 है और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 का भी इंटीग्रेशन ऐसे ही कर देंगे, 2 अंडर रूट में एक्स प्लस 4 आ जाएगा यहां पर बस। तो आंसर हो गया आपका 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 -10 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। ऑप्शन मैच कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। समझाने में टाइम लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मैच कर सकते हो आप। चले आगे, आ जाओ। एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले x प्लस 2 को t पुट कर लो, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। यहां से t को मैं लिख सकता हूं, मतलब x को मैं लिख सकता हूं t-2। तो यहां पर मैं x की जगह पर t-2 पुट कर दूंगा और इसकी जगह पर अंडर रूट टी आ गया और dx की जगह पर dt आ गया। हो गया सब कुछ चेंज t में। ऐसा मैंने क्यों किया, इस x की अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता था मैं, नहीं करवा सकता था। ऐसे हो सकता था ये कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाता ये। ठीक है ना, तो x अगर कॉमन नहीं तब भी नहीं हो पाता, ये तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं x कॉमन निकालता तो अंडर रूट एक्स आता। हाँ देखो वही है कि x के अंदर मल्टीप्लाई करना
आपको डिफिकल्ट लगता कि कैसे करें इसके अंदर मल्टीप्लाई, है ना? या तो ये है कि आपको एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो फिर वो एक्स क्यूब बन जाएगा और वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो सकता था, ठीक है ना? फिर आपको उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता उसका, तो आपका डिफिकल्ट पड़ता। अब यहाँ पर x प्लस टू को t पुट करके जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है, क्योंकि ये t माइनस टू है, ये है अंडर रूट टी, यानी कि t की पावर 1/2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है कि t माइनस टू और इसकी वैल्यू हो गई t की पावर 1/2 dt, ठीक है ना? अब देखो t की 1/2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है और t की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 3/2। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 t की पावर 1/2, ठीक है ना? t की पावर 1/2, क्लियर है? दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर रूल लग जाएगा ना कि t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। बेसिक इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 5/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 5/2 ही आ जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 2/5। ऐसे ही इसको सॉल्व करो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो t की पावर 3/2, तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, t को रिप्लेस कर दो बस कि 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच करो, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 1 मार्क्स में है, ऐसे एमसीक्यू में तो आपका 2 नंबर में नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको, तो आपके तो मजे आ जाएंगे फिर, है ना? चले आगे बताओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंटी डेरिवेटिव। अब देखो आपको अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद होगा तो आप ये कर दोगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसका। मैंने इन दोनों का आपको अभी लिखवाया है, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट लर्न होगा तो अंडर रूट एक्स का आपको पता है कितना हो जाता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2, नॉर्मल पावर रूल लगा, इसका हो जाता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस में सी, खत्म, खत्म, हो गया खत्म। ये कैसे बना 1/√x, कैसे बना, ये इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना, x की पावर 1/2, ठीक है ना, माइनस में, अच्छा माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस में ही आएगा, x की पावर 1/2 और नीचे से बच गया 1/2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2x की पावर 1/2, यानी कि 2 अंडर रूट एक्स। तभी मैंने कहा कि डायरेक्ट लर्न करते ना तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन कितना इजी हो जाता आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो अंडर रूट एक्स और 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लर्न अगर आपको हुआ तो मजा आ जाएगा। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स, तो इन्होंने यहाँ पर अंडर रूट एक्स को क्या लिखा है, x की पावर 1/2 ही लिखा है ऑप्शन के हिसाब से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है इतनी बात? तो ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही मैंने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, डिफरेंशिएशन, उसमें भी मैंने कई चीजें आपको डायरेक्ट लर्न करवाई थी फॉर्मूले से हट के, शॉर्टकट ऐसे ही, कि अगर आपको डायरेक्ट लर्न होगा ना तो डिफरेंशिएशन पर कमांड बन जाएगी आपकी, टाइम नहीं लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि इसका डेरिवेटिव क्या आ सकता है, आप फटाफट खटक से आंसर दे सकते हो। चलो आगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। d/dx एफ एक्स हमें गिवन है, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें गिवन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव हमें गिवन है 3/x की पावर 4, मतलब इसका ये हो गया कि हमें f डैश x गिवन है, एक ही बात हो गई ना।
अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये बन जाएगा fx और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3। इसका कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ऊपर जाके, ये बन गया x की पावर -4। जब इसमें पावर रूल लगेगा तो x की पावर -4 प्लस 1 और -4 प्लस 1, तो x की पावर -3 अपॉन में -3 ये बन जाएगा आपका। तो यहां से x की पावर -3 और ये -3, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमें डेरिवेटिव गिवन है फंक्शन का, हम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, अगर कर दोगे तो फंक्शन पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। तो फंक्शन हमारा ये था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये 3 से 3 कट गया, तो यहां से 1 अपॉन में x की पावर -3 नीचे आके पॉजिटिव बन गई, तो ये बन गया आपका फंक्शन। अब बोला क्या है, अब इसमें बोला है कि f2 की वैल्यू 0 गिवन है। अगर मैं यहां पर x की जगह पर 2 पुट करता हूं f2, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 गिवन आती है, तो यहां पर अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस में 1 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के, यहाँ पर f2 की वैल्यू 0 गिवन है ना, हाँ तो ठीक है, f2 की वैल्यू 0 है, तो x की जगह पर हमने 2 पुट किया, तो इसकी साथ में ये प्लस सी भी तो था, प्लस सी निकालने के लिए किया हमने ये, तो ये याद रखना है, इसमें भूलना नहीं है हमें। 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस में c, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करूंगा तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, देखो 16, 8 6 एलसीएम ले रहा हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 126 प्लस में 1 प्लस में 8c, ठीक है ना, 1 to 8 आएगा ये, अपॉन में ये तो 0 था 8, क्लियर इतनी बात। बताओ, एलसीएम लिया नॉर्मल यार और कुछ भी नहीं किया, तो ये तो 0 हो गया, तो 129 प्लस 8c इक्वल टू 0, यानी कि 8c इक्वल टू -129, तो c की वैल्यू निकल के आ गई -129/8। देखो कई बार बंदा भूल जाता है, बट ध्यान रखना जब मैंने इंटीग्रेशन किया है, तो मैंने इंटीग्रेशन करूंगा तो करते यहाँ पर प्लस सी लगाते हैं ना हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसके बाद f2 की वैल्यू 0 गिवन है, f2 की वैल्यू 0 गिवन है, ये यानी कि जो फंक्शन आया है ना उसमें 2 पुट करके जो वैल्यू आती है वो 0 है, तो f2 डाला, उसकी जगह पर 0 और 2x की जगह पर 2 पुट करके यहाँ से c की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। c निकालने के बाद अब दोबारा उसी में रख दूंगा फंक्शन में, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 -129/8, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 100% आ सकता है आपका। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 -129/8, क्लियर है इतनी बात, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, इसका आंसर ध्यान से समझ लो, हमें डेरिवेटिव गिवन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन पर पहुंच जाएंगे हम, प्लस सी लगेगा, फिर f2 की वैल्यू 0 गिवन है, x में 2 पुट करके यहां से c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, फिर दोबारा से फंक्शन में पुट कर दो c की वैल्यू, तो आपके पास फंक्शन निकल के आ जाएगा ये, जो कि उसने पूछा था कि fx की फंक्शन क्या है, क्लियर है इतनी बात। बताओ चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट इसमें है कुछ नहीं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को अगर t पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10x की पावर 9, डेरिवेटिव करूंगा a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है, विद बेस e, तो यहां से हो जाएगा 10 की पावर x log 10 विद बेस e dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन तो लॉग का बेस हम ई लेते हैं, ठीक है ना, ये आ गया।
इस पूरे की वैल्यू मुझे वहां पर गिवन है, ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन खत्म है, बस खत्म है, शुरू होते ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन, देख लो। और देखने में लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट है। नीचे है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इस पूरे की वैल्यू dt है और नीचे वाले को मैंने t माना है, तो 1/t dt कितना हो जाता है, log में mod t। यहां पर क्योंकि जो t की वैल्यू है वो ये है मेरे पास और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। x की पावर 10 भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा नंबर और 10 की पावर x भी पॉजिटिव होगा, तो ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है हमें। बस ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मैच कर लो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन लग रहा है देखने में, log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस c, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वो तो इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है, बट है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन। x की पावर 3 को अगर मैंने t पुट कर दिया तो ये 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो x स्क्वायर dx, यानी कि ये जो x स्क्वायर है और ये जो dx है इसकी जगह पर आ जाएगा dt बाई 3, तो dt बाई 3 यानी कि वो 1/3 आ गया बाहर, dt बाई 3 हो गया ना, तो उसका 1/3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और dt और e की पावर x क्यूब को मैंने माना था t, तो 1/3 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c। खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। t को माना था x क्यूब, ऑप्शन मैच कर लो भाई साहब, खत्म क्वेश्चन। 1/3 e x क्यूब प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। था मजेदार क्वेश्चन, देखने में लग रहा था कि क्या करें, बट अगर वही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी होगी आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अगर नहीं कर रखी है तो हमारे साथ करो प्रैक्टिस। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए इसमें। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि कैलकुलस के इतने बढ़िया क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, 100% कह रहा हूं नहीं मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आएंगे आपके, तभी करवा रहा हूं मैं आपको ये ऐसे क्वेश्चंस। देखो ये हो गया 0 से 40 dx अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल है, नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन है, लिमिट्स लगाओ, उसके इक्वल रखो, कंपैरिजन करके ए की वैल्यू बता दो क्या आएगी। 1/2x+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में 2x+1 अपॉन जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, पता होगा ये आपको अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो। इक्वल टू में लॉग ए, लिमिट्स पुट कर दो, लॉग 40 पुट करेंगे तो 40 2 जा 80 प्लस 1 81 अपॉन 2 माइनस। अब डायरेक्ट यहां पर गलती मत करना कि आप समझो कि यहां पर जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना हमेशा। जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, लॉग 1 बचा, लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है तो 0/2 आ गया। अब यहां से ये गलती मत करना कि 2 से इस 81 को काटने लग जाओ, वैसे तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, बट फिर भी नहीं काटना, क्योंकि वो 81 लॉग के साथ है और ये नीचे अलग से है 2, ये ऐसे नहीं लिखा, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये अलग है, ध्यान दे लो यहां पर, ये अलग चीज है। तो यहां से देखो ये तो पूरा जीरो हो गया, लॉग 81 इक्वल टू में 2 इधर चला गया, तो 2 लॉग ए, ये तो पूरा जीरो ही हो गया ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि इस भाई साहब को पावर में भेज दो, तो लॉग ए की पावर 2 हो गया। अब लॉग से लॉग तो कट जाता है जब इक्वल टू में होता है, तो पता होगा आपको ये वाली बात, स्क्वायर आ गया, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, +-9, ठीक है ना। अब क्या लें, प्लस में लें या माइनस में लें, क्योंकि जो ये ए है ये लॉग के साथ है और ये हमेशा जो लॉग के साथ जो नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए इक्वल टू 9, पॉजिटिव वाला। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। है बढ़िया क्वेश्चन, बताओ, है बढ़िया क्वेश्चन। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस।
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे अप्लाइड वाले बच्चों के लिए। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है फंक्शन की, हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है, यानी कि वो एक टोटल कॉस्ट निकालना है। तो हमें ये पता है कि जब हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन होती है ना, तो हम अगर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम टोटल कॉस्ट पर चले जाते हैं, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट गिवन है, उसका डेरिवेटिव कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा निकल के कितना, टोटल कॉस्ट। तो इस ये आ जाएगा 10x माइनस का 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3x क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव मत कर देना गलती से। क्लियर है इतनी बात? ये कट गया इससे और ये इससे कट गया। अब आगे क्या बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है हमें 500। अच्छा इंटीग्रेशन किया तो सी भी तो आएगा, ये मत भूलना। अब यहां पर देखो कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें 500 गिवन है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो भी बन रही होगी वो 500 ही होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी क्या है, 0 है ना। हमने कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन कि एक्स कितना है, सिर्फ टोटल कॉस्ट है हमारे पास 500 और एक्स कितना है, 0। हमने कोई भी यूनिट्स नहीं बनाई, प्रोड्यूस नहीं करी, बट फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी पड़ती है। मैंने ये समझाया भी था, अगर हमारे पास कोई शॉप है या कोई गोडाउन है, हमारे पास मतलब हम कोई यूनिट्स बना रहे हो या ना बना रहे हो, हमें रेंट तो देना पड़ेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, चाहे हम पूरे महीने खाली बैठे रहें। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल वेरी करती है कि हमने जितने यूनिट्स बनाने हैं उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर एक्स तो हमने बनाई नहीं है ना, कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करे, बट फिक्स कॉस्ट हमारी 500 लगनी लगनी है। तो अब हमारे लिए टोटल कॉस्ट बन गई वो 500 ही बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, सब कुछ 0। सब कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बस लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो सी 500 आ गया, इसको भूलना नहीं है। तो अब मैं ये सी दोबारा इसमें डालूंगा तो मेरा कॉस्ट फंक्शन बन के आ जाएगा। इसको टीसी लिखो, चाहे ऐसे करके कॉस्ट फंक्शन लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपको कितना, 500 सी की जगह पर पुट कर दिया मैंने, प्लस में 10x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x क्यूब। तो ये बन गया मेरा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ आ गई जी कहानी समझ में सारी? बताओ कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, सॉरी बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलें आगे। If the marginal revenue function of a commodity is this, then the revenue function। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार ये तो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, बेसिक इंटीग्रेशन। एमआर जब हम निकालते हैं तो रिवेन्यू फंक्शन पर ही तो पहुंच जाते हैं हम अपने। टोटल रिवेन्यू कह दो, रिवेन्यू फंक्शन कह दो, एक ही बात होती है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 9x क्यूब बाय 3। तो ये कट गया एक्स स्क्वायर, माइनस इससे ये कट गया तो 3x क्यूब, प्लस में सी लगाना नहीं भूलना। यहां पर सी नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी वैसे प्लस सी लगाते हैं, बट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज दिस एंड द मार्केट डिमांड इज 3 यूनिट्स, देन कंज्यूमर सरप्लस। वैसे तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में ही बनता है, ठीक है ना, 3 मार्क्स में, या फिर अगर दोनों पूछा है तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। बट इसमें अगर 1 मार्क्स में मैंने डाल दिया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इजी ही होगा ये। तो P हमें गिवन है 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू अगर यहाँ पर बोला है कि 3 यूनिट्स डालनी है तो 3 यूनिट्स डाल देते हैं यहाँ पर। तो 20 माइनस 6 माइनस 9, यानी कि P की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 20 माइनस 6 14 और 14 माइनस 9 5। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि 0 से x, x कितना है यहाँ पर, x कितना है 3। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन माइनस
x मल्टीप्लाई पी। आप यहाँ पर x नोट भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 20x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट पुट करेंगे 0 से 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई पी कितना है 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 60। लिमिट पुट कर रहे हैं, 60 आ गया। और जब 3 यहां पर, ये तो 2 से 2 कट गया, जब 3 यहां पर पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब 3 यहां पर पुट करेंगे तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 3 है, तो 9 आ जाएगा यहां से भी। ठीक है, जीरो पुट करोगे तो सब जीरो ही हो जाना है, वो तो है ना। माइनस में 15, तो 60 माइनस 18 माइनस 15, 60 माइनस 18 करेंगे तो 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42, 32, 32 माइनस 5 हो जाएगा आपका कितना 27 रुपीज। तो रुपीज में या यूनिट्स में, जिसमें भी आंसर दिया हुआ है इसमें 27 आ जाएगा। ठीक है ना, एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, बाकी ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। चलो, सप्लाई फंक्शन, इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ लिया 1 मार्क्स में, है ना, तो इजी ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स है, तो P की जगह पर वही मार्केट प्राइस हमें 4 गिवन है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है एक्स मल्टीप्लाई पी, या एक्स नोट कह दो इसको, माइनस 0 से 7 अंडर रूट 9 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 4 है, 0 से 7। चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका डायरेक्ट। अंडर रूट 9 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको कि सिंपल याद होगा तो जल्दी कर दोगे। 9 प्लस एक्स की पावर 3/2, 0 से 7, तो ये आ गया 28 माइनस 2/3। जब 7 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 16 की पावर 3/2 माइनस 2/3, क्योंकि ये 2/3 दोनों के साथ जाता है जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये गलती मत करना। 0 पुट करेंगे तो ये 9 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो गई, तो हो सकता है ये 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2/3, देखो 16 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3/2। ठीक है ना, पूरे की पावर 3/2, तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो खाली क्या बचेगा 4 की पावर 3, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया। माइनस 2/3, ऐसे ही 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो वो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 बचा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। ये आ जाएगा आपका 128/3 माइनस, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 18 आ गया। एलसीएम ले लो, 54 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका निकल के अच्छा हाँ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें। 4 और 4 8 हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप एक नंबर के हिसाब से मत सोच के करो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए। ठीक है ना, कुछ पता नहीं होता सीबीएसई का, आजकल वो कुछ भी कर रही है। ठीक है ना, कई क्वेश्चन इजी है 3 नंबर में दे देंगी, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स में दे देंगी, बट है बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट से बनेंगे, जो आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है जी एग्जाम में। ठीक है ना, तो डरा नहीं रहा मैं आपको, सिर्फ अपनी तरफ से तैयार रहो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो,
डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री, सबसे इजी लगता होगा बच्चों को, लेकिन अभी इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा और हिल जाओगे कि सर ऐसा भी होता है इसमें। अभी देखो सीखते हैं। डिग्री पूछी है इसमें, ऑर्डर भी बता दो चलो। डिग्री ऑर्डर पूछा नहीं है, ऑर्डर बता दो चलो, मैं पूछ लेता हूं ऑर्डर आपसे कि ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखने में तो लग रहा है 2 होगा, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगी बताओ। अब डिग्री भी बच्चे ढूंढेंगे, अच्छा इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो सकती है, बट नहीं, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ध्यान से देख लेना। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा, मतलब ये जब लॉग के साथ यहां पर dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx बनता है तो वो चीज डिफाइंड नहीं होती है, ये एक करेक्ट पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ऑर्डर डिफाइंड होता है बट डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो इसमें डिग्री पूछी थी तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। इसमें आ जाओ, ये तो इजी है। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर देखने में तो लग रहा है 3 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ 3 है। और डिग्री क्या होती है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें जो पावर होती है सबसे बड़ी वाली पावर, वो देखते हैं। अच्छा इसमें तो d3y अपॉन dx क्यूब एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, तो 3,2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है भाई साहब एग्जाम में, ये देख लो आते जरूर है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अभी और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं ऐसा ही मजेदार सा, ये देखो ये क्वेश्चन मजेदार सा क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ खुद से, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, अगर हिम्मत है ना तो वीडियो को पॉज करो और बताओ इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या हो सकती है, ठीक है ना। और फिर देखना कि क्या हमने सही किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं क्या। चलो कर लिया क्वेश्चन पॉज करके या अभी नहीं किया, या देख रहे हो वीडियो अभी भी। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यानी कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए। अब मैं यहां पर करूंगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करा तो यहां से ए बचेगा बस, ये तो मेरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट था बट वेरिएबल के साथ है, तो इसका मतलब यहां पर मैंने क्या किया कि ए को बाहर निकाला और एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, ये आ गया। अब ये मैं ए की वैल्यू दोबारा उसमें पुट कर रहा हूं, तो y a की वैल्यू dy अपॉन dx, उसके साथ x मल्टीप्लाई में, और यहां पर भी dy अपॉन dx उस पूरे की पावर 3। अब बताओ चकमा खा गए ना। ऑर्डर तो बता दिया होगा आपने, क्योंकि ऑर्डर आपने इस वजह से बता दिया होगा क्योंकि आपको अगर ढंग से पढ़ा है आपने तो यहां पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसका मतलब हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है, तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया होगा कि 1 है। डिग्री में होगे कंफ्यूज, डिग्री में कंफ्यूज हो जाओगे। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो गई जी, होगी डिग्री 3, तो 1,3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलें आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 3 है, मैंने बता दिया आपको पहले ही क्योंकि आपने भी देख लिया होगा क्योंकि यहां पर 3 पर हाईलाइट है, ठीक है ना। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करते हैं अभी। ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है इस क्वेश्चन में, अगर बता सकते हो तो मजा आ जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन बता दिया आपने तो मैं कहता हूं कि मजा ही आ जाएगा, फिर तो आप चकदा फट्टे कर दोगे अपना एग्जाम को। चलो ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि यहां पर d अपॉन dx और यहां पर dy अपॉन dx इस पूरे की पावर 3। अगर मान लो कि इसको मैंने एक x वेरिएबल ले लिया होता, मान लो कि dy अपॉन dx को मैंने कुछ t मान लिया, मान लो t मान लिया मैंने, ठीक है ना, t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसको,
तो dy अपॉन dx t की पावर 3 होगा नहीं होगा? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 3t स्क्वायर, उसके बाद चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। बताओ ये काम करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। अब दोबारा से t को डाल दो, वही जो सब्स्टिट्यूट किया था। t की जगह पर क्या डाल देंगे? dy अपॉन dx। तो 3 dy अपॉन dx का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आता है। देख लो ध्यान से, अगर dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ही तो आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। होता ही नहीं होता? अब खा गए होंगे चकमा। अगर क्वेश्चन को पहले देखो तो देखने से लग रहा है कि यार ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री 3 होगी, ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? यही सोच रहे होंगे कि ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है क्वेश्चन को देख के, बट गलत है। क्वेश्चन में ये बन गया। अब बताओ इसमें कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताओ क्या है? ऑर्डर तो 2 हो गया और इस पूरे की पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। सम पूछा है दोनों का, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तभी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। खा गए ना चकमा? बस यही था इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला। ठीक है ना? मैंने इसको समझाने के लिए dy अपॉन dx को अलग से एक वेरिएबल मान लिया t, फिर दोबारा से मैंने सब्स्टिट्यूट करा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें देखने में तो लग रहा था कि एक ही बार डेरिवेटिव है, कंफ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में। तब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ठीक है ना? ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो यहां से क्या करोगे? 1 प्लस 3 dy अपॉन dx, इस पूरे की पावर गिवन है 2/3। अगर मैं यहां पर पावर को 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख दूं तो कोई गलत बात है क्या? नहीं। इक्वल टू में 4 d3y अपॉन में dx क्यूब। ठीक है जी, इतनी बात। ये 1/3 उधर जाके पावर में 3 बन जाता है, पता होगा ये वाली बात। तो यहां से 1 प्लस 3 dy अपॉन dx की पावर 2 बचा खाली। ये 1/3 जब उधर चला गया तो ये बन गया 64 और d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 3। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। जब 1/3 वहां जाएगा उसकी पावर में, तो इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। तो इसकी भी पावर 3 होगी, इसकी भी पावर 3 होगी। जब आपने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा तो आपको तो लग रहा होगा कि अरे ये तो आता है हमें, इसकी तो हमें दिख रही है ऑर्डर 3 हो गया और इस पूरे की पावर तो 1 लग रही है, तो डिग्री 1 हो गई। तो आप क्या करोगे? 3,1 लगा के आ जाओगे बी ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे ये गलती करते हैं, तभी उन्होंने ऑप्शन में 3,1 भी डाला हुआ है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी ऑर्डर जो आ जाएगा इसका वो 3 आएगा। वो तो हमें दिख ही रहा है, बट इसमें डिग्री इंपॉर्टेंट थी कि डिग्री भी इसकी 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो गलती कहां होती है? बस यही होती है कि आप यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? मतलब एकदम दिमाग में नहीं आएगा आपके कैसे करना है। बट अब मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब फोड़ के आओगे अब एग्जाम में अगर आ गया तो। चलो जी, अब ये क्वेश्चन देखो, बड़े जोरदार क्वेश्चन है। देखने में लग रहे हैं कि छोटे से क्वेश्चन है, बट घुमा देंगे आपको, गलती करके आ जाओगे एग्जाम में एमसीक्यू में। जब द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का मतलब हो गया कि हमने 4 बार डेरिवेटिव किया है। 4 बार डेरिवेटिव किया है तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। ठीक है जी? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाए कुछ। अकेले अकेले मजे लेते रहते हो वीडियोस के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते रहते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करते नहीं हो आप लोग। वैसे कहते रहते हो कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बेस्ट टीचर, ये और वो बोलते रहते हो कमेंट्स में, बट शेयर करते नहीं हो आप लोग, है ना? जो जो बच्चे शेयर करते हैं वो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम आपको शेयर करते हैं।
हमें अच्छा लगता है आपका कंटेंट, हम सपोर्ट करते हैं आपको। बोलो ये सब कमेंट में और शेयर करो साथ में। चलो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब हमें पता है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करके उसको रिमूव करते हैं, तीन बार है तो तीन बार, चार बार है तो चार बार, खत्म कहानी। तो यहां पर अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब उसके अंदर चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, कोई सॉल्व ही नहीं करना। इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करेंगे। जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस है। जर्नल सॉल्यूशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में प्लस सी लगाते हैं कि वो प्लस सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे एक बार डेरिवेटिव करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो जीरो होते हैं, वो जीरो होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में, यहां पर गलती मत करना, दोबारा से बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल सॉल्यूशन, इस वर्ड पर ध्यान दे लो, जर्नल सॉल्यूशन की अगर बात आती है तो ऑर्डर डिपेंड करता है, ऑर्डर मैटर करता है कि हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, उसके हिसाब से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही होता है हर किसी के लिए, वो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो इसके लिए अलग है और इस दूसरे वाले के लिए बिल्कुल अलग है, तो सिर्फ एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर यहां पर बोला है कि तीन बार अगर ऑर्डर डेरिवेटिव किया है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जीरो होते हैं उसमें, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में, बस ये चीज समझानी थी मैंने। आगे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन यार एग्जाम में। वेरिएबल सेपरेबल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, तो अब अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपका कितना, e की पावर माइनस वाई डी वाई, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और साथ में माइनस भी आएगा, और यहां से हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू में c, या प्लस c करके इक्वल टू जीरो, जी जब उधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बट फिर भी हम उसको सी ही लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कुछ भी लिखो। e की पावर x प्लस e की पावर y कहाँ है, ए ऑप्शन है क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, हाँ ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये भी देखो वेरिएबल सेपरेबल का केस है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से x डी वाई इक्वल टू वाई log y dx लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, माइनस प्लस मतलब उधर भेज दिया उसको, तो यहां से आ जाएगा x, और या इसको ऐसे कर लो, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन में y log y इक्वल टू में dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा कि अगर log y को आप t पुट करते हो तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी आएगा, तो यहां से 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह पर डी टी आ जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन लॉग वाई की जगह पर आ जाएगा टी, ठीक है ना। 1 अपॉन लॉग वाई को टी माना था तो 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका लॉग में मॉड एक्स, इसमें भी आ जाएगा आपका लॉग में मॉड टी प्लस सी, यहां पर लिख देते हैं प्लस सी। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग सी, ये तो कांस्टेंट है,
ये तो कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो हम कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा log में x। अब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा log के साथ, तो मॉड हटा सकते हैं। ये आ गया आपका log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b हो जाएगा आपका कितना, log a मल्टीप्लाई b। अब यहां से log कट गया तो log, अच्छा ये तो y था, ये तो y था ना, t की वैल्यू तो log y थी, तो यहां से log हट गया तो सिर्फ बचा log y और मॉड में cx। अब आपको पता होगा कि ये log इधर जाके e की पावर में बन जाता है, तो y इक्वल टू e की पावर में मॉड cx, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। बढ़िया बात है, मजेदार क्वेश्चन था नहीं था मजेदार क्वेश्चन ये, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है ना, ऐसे ही इंटीग्रेटिंग मेथड भी एक होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड भी होता है, बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है, बट सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाल रखा है, तो क्या करें यार, क्या करें। तो इस वजह से मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस वाली वीडियो में, अभी आगे करवाऊंगा मैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इजी है, अगर पूछा गया 1 नंबर में या 2 नंबर में तो आप करके आ सकते हो, अभी सीख लो। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट आपसे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछेगा वो IF। अच्छा, दो फॉर्म होती है, ये वाली देखो, दो फॉर्म होती है dy अपॉन dx, मैं लिख देता हूं यहां पर कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होती है dx अपॉन में dy प्लस में px इक्वल टू में q, ठीक है ना। ये आपकी दो फॉर्म होती है, बस ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है। दोनों में से क्या अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे dy अपॉन dx कह रहा है, तो फर्स्ट वाली फॉर्म अप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करो, x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में y अपॉन में x इक्वल टू में 2x स्क्वायर बाय x, तो x से इसको कट करेंगे तो सिर्फ 2x बचेगा। फॉर्म बन गई वो वाली, देखो कंपैरिजन करो, dy अपॉन dx प्लस में पी वाई इक्वल टू में q, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन x आ रही है और q की वैल्यू 2x आ रही है। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अच्छा, इस वाले के लिए क्या बन जाएगा, e की पावर में p dy, ठीक है ना, बस इतना फर्क हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको छोटा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसमें जो p है वो यहां से निकल के आता है, तो e की पावर माइनस में 1 अपॉन में x dx, और 1 अपॉन में x इंटीग्रेशन होता है किसका, log का, तो e की पावर में माइनस में log x, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो e की पावर log x की पावर -1, ठीक है ना, e से log खत्म हो जाता है आपको पता होगा, तो x की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली के 99.99% ही क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा log ही बनता है, और ये e से log खत्म हो जाता है, नहीं बन रहा होता तो बनाने की कोशिश करनी होती है हमें, ये e से log खत्म हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको कि ये e और उसके पावर में अगर log है तो वो खत्म हो जाता है। बस यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर या फिर कोई साइन नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, आ गई समझ में। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हमें इस फॉर्म में बनाना होता है उसको, फिर उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर ही है, बट इसमें फॉर्म लगेगी आपकी कौन सी वाली, अभी मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे एग्जाम में, याद करोगे कि सर मजा आ गया, आपने तो पढ़ा दिया था हमें पहले ही। देखो डिवाइड कर दो सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर dx अपॉन dy आ रहा है ना, तो आप समझ गए होंगे दूसरी वाली फॉर्म लगेगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dx अपॉन dy रखना है,
ठीक है, अब देखो तो ध्यान से ये वाली फॉर्म बन रही है। कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्या आ रही है, y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू आ रही है ay अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में p dy हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, p dy हो जाएगा, बस ये याद रखना। तो y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो यानी कि यहां से y dy इक्वल टू डी टी बाई -2 पुट कर दो यहां पर, e की पावर में y dy की जगह पर dt आ जाएगा, और ये 1 अपॉन -2 तो बाहर आ गया, और अपॉन में ये t आ गया, तो e की पावर ये -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग में t। मैंने आपको बताया ना हमेशा लॉग ही बनता है। अब नहीं, अभी नहीं हो सकता ये खत्म, ये माइनस का 1/2 मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब खत्म हो जाएगा तो t की पावर -1/2 बचेगी। t क्या था, t था मेरा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया जोरदार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ गया। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। एक और आ जाओ, एक और आ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। अगर कोई जिम्मेदारी ली है हमने तो अच्छे से निभाएंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपकी। यहां पर भी देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस बहुत है यार इसके, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। x log x से डिवाइड करना है हमें पूरे को, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dy अपॉन dx रखना है। ये बन गई फॉर्म आपकी कौन सी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1 अपॉन में x log x आ रही है, और q की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन में x। q से तो वैसे में मतलब नहीं है, p की वैल्यू को करते हैं बस सॉल्व। ये हो जाएगा 1 अपॉन में x log x। अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कि x log x को, सॉरी x log x को नहीं, log x को t पुट करोगे तो ये 1 अपॉन में x dx इक्वल टू dt आ जाता है। अब ध्यान से देखो तो 1 अपॉन में x dx की जगह पर हमने dt लिख दिया, अपॉन में log x की जगह पर t आ गया, तो e की पावर में 1 अपॉन t हो गया log t, इंटीग्रेशन करने के बाद तो e से log खत्म हो गया, बस t बचा। क्या आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, t की जगह पर पुट करेंगे ना वैल्यू जो मानी थी हमने, log x आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा log x। क्लियर है इतनी बात, बताओ कहानी समझ में आ गई नहीं आ गई, अब तो अच्छे से आ गई होगी, 3 क्वेश्चन करवा दिए। Which of the following differential equation has y equal to this as a general solution? तो y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्यों क्यों करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें c1 और c2, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, तो यहां से करोगे तो ये आ जाएगा यही, और यहां से करोगे तो फिर ये प्लस का साइन और ये बन जाएगा। यहां से ध्यान से देखो तो आपका ये चीज क्या बन रही है, अच्छा ये तो देखो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x क्या बन गया, ये तो आपका वही बन गया y, तो यहां से d2y अपॉन में dx स्क्वायर
ये y इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, बी ऑप्शन हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन खत्म। मैं कहता हूं मजा आ गया होगा इस वीडियो में, नहीं आया ना तो लाइक मत करना और बताओ, मजा आ गया होगा, 100% मजा आया होगा। Which of the following differential equations has y equal to x as one of its particular solution? तो y equal to x, y equal to x, आ जाओ डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और जब इसका करेंगे तो आ जाएगा 1। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब dy अपॉन dx की वैल्यू 1 है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और y जो है वो x के इक्वल है। वैल्यूज रख रख के चेक कर लो, इसमें वैल्यूज रख रख के चेक कर लो। देखो ऑप्शन नंबर ए में रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस में अगर मैंने x को भी y मान लिया या y को x मान लिया तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x, ये कट गया। अच्छा नहीं कटा तो नहीं है, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ। 0 माइनस, अच्छा हाँ कट गया ना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 इक्वल टू x है, तो ये तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे नहीं लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, और y की जगह पर भी x लिख दो, तो ये आ गया इक्वल टू में 0 है, ये कट गया तो 0 आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, चेक कर लो कि कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है ना। मैंने पहले क्या किया, y इक्वल टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव किया एक बार, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर इनकी वैल्यूज इसमें रख के चेक करी कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात, अरे बताओ क्लियर है, मजा आ गया, और बताओ। बहुत जल्दी 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूं मैं कैलकुलस के, जिसमें मैं जितनी भी कैलकुलस है पूरा पूरा कैलकुलस 15 मार्क्स का, उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैलकुलस में से, पूरे कैलकुलस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो मैं आपको 12-13 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में से आ गया तो मजा ही आ जाएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जरूर बताओ कमेंट करके, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, मैं कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, सारे सब देखता हूँ, और जितना हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपके पास लेके आ रहा हूँ, जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी मेहनत करो, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।